आप सुन लीजिए, पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है और पार्टी के बाहर के लोग जो बोलेंगे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात लालू परिवार में चल रहे उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि आखिरी दौर में है। तय होगा कि लालू का असली वारिस कौन है। वैसे लालू ने तो तेजस्वी को असली वारिस घोषित कर दी है, लेकिन परिवार के अंदर भाई बहन के बीच जो सत्ता का संघर्ष है वो संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। वैसे तेजस्वी इस वक्त बैकफुट पर है, करारी हार मिली है। उनके जो खासम खास हैं वो पूरे पार्टी के निशाने पर हैं। उसको लेकर लालू कितने देर तक तेजस्वी के साथ खड़े होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तेज प्रताप के मामले में तो उन्होंने तेजस्वी के साथ खड़े रहने का फैसला लिया। रोहिणी के मामले में भी जो कुछ भी हुआ है वो संकेत है कि लालू तेजस्वी के साथ खड़े होने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि जगदानंद सिंह ने जो संकेत के तौर पर कल कहा, जो कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना होगा, वो संकेत काफ़ी है कि पूरा राजद तेजस्वी के साथ है। इसलिए रोहिणी का वो बयान, जिस बयान को लेकर पिछले 24 घंटे से बवेला मचा हुआ है, आज के रोहिणी का ट्वीट, आज के रोहिणी का फेसबुक का पोस्ट, जिस जो इमोशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो इमोशन अब कह सकते हैं कि एक हद से आगे बढ़ चुका है। आपने किडनी दिया, कोई एहसान नहीं किया है। आपने किडनी क्या सिर्फ इसी के लिए दिया था? जो आप बिहार की बेटियों को संदेश दे रहे हैं वो संदेश भी कहीं न कहीं नाकाफ़ी है। आप किडनी देने के बाद बिहार की राजनीति में लौट आई, जबकि आज तक कभी आपने राजनीति की तरफ मुखातिब नहीं हुई थी। आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया गया, आप चुनाव हार गई। उसके बाद भी आपने पॉलिटिकली सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की। जो कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल परिवार में जो एक नायक होता है उसके लिए असहज होता है। उस असहजता को शायद आपने महसूस नहीं किया होगा, तेजस्वी ने महसूस किया। वैसे तेजस्वी को लेकर जो रागिनी का या बाकी बहनों का जो ओपिनियन है वो भी अब दिखने लगा है। पूरे परिवार में अलग थलग पड़ चुका है तेजस्वी, लेकिन ये उनके राजनीतिक जीवन के लिए या पारिवारिक जीवन के लिए निर्णायक क्षण है। इससे अगर वो बाहर निकल गए तब तो वो नायक कहलाएंगे, और इससे अगर बाहर नहीं निकल पाए तो राजद फिनिश। क्योंकि जिस दो व्यक्ति की वजह से आज तेजस्वी निशाने पर है, एक इतना बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड का है, ये तो रोहिणी के ट्वीट के बाद सामने आया, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही थी। और ऐसे में जंगल राज की जो छवि से बाहर निकालने की बात बार बार तेजस्वी करते रहते थे, वो तो जंगल राज के एक अलग तरीके के नायक को लेकर घर में बैठे हुए थे। अगर सरकार में आते तो यही सर्वे सर्वा होता ना। अपराधी प्रवृत्ति के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग, यही साथ होता। इसका एक कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। मतलब एक जो जमात होता है ना, लफुओं का जमात, उस तरीके की चीज़ें लग रही है। हालांकि हम संजय यादव को गंभीर मानते थे, कई बार हमारी बातचीत है उस बातचीत में गंभीरता झलकती थी। संजय यादव के तेजस्वी के साथ रहने के जो तौर तरीके थे उससे भी हमें कभी राजनीतिक तौर पर नहीं लगा कि संजय यादव कुछ गलत रास्ते पर लेके चलेंगे तेजस्वी को। लेकिन इस बार की जो चीज़ें सामने आई वो साफ दिखा रहा था कि वन मैन शो के रूप में संजय यादव के जो फैसले थे वो फैसले कहीं न कहीं सवालों को घेरे में। दो फैसले, एक तो मेरी व्यक्तिगत बातचीत के दौरान मैंने इस चुनाव में भी कहा था संजय यादव को कि आप राबड़ी देवी को बाहर निकालिए, क्योंकि महिला वोटर आपके तेजस्वी की सभा में नहीं आता है, और तेजस्वी के सभा में महिला वोटर का नहीं आना, महिला का नहीं आना आपके लिए संकेत सही नहीं। उन्होंने हमारे कई पोस्ट के बाद ये संवाद के तौर पर हमसे वो बातचीत की थी, और आज नतीजा सामने है कि राबड़ी को बाहर नहीं निकलेगी। इसका हमने नीतिगत फैसला ले लिया है। मतलब जंगल राज जो विपक्ष जो लगातार अटैक कर रहा था ना, उससे टीम तेजस्वी बड़ी बैकफुट पर थी।
अरे ओसामा को आपने टिकट दिया, चुनाव जीत कर दिखा दिया ना। राजनीति में कोई भी जंगल राज नहीं होता है। उनके तरफ अनंत सिंह नहीं है क्या, एक से एक धूमल सिंह नहीं है क्या, क्या कहते हैं पांडे नहीं है गोपालगंज वाले, क्या राजन तिवारी नहीं है। तो वो जंगल राज के, जो जंगल राज के समय में जंगल राज स्थापित करने में एड़ी चोटी एक लगा कर रखा, मतलब जंगल राज के नायक तो यही लोग हैं ना। तो वो पार्टी बैकफुट पर नहीं है, आप बैकफुट पर है, तो उसका परिणाम। वैसे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि तेजस्वी को अगर निकलना है बाहर तो परिवार और पार्टी दोनों की जगह उनके लिए ये निर्णायक क्षण है। जनता उनके साथ है। अब उस जनता को कैसे अपने साथ एकजुट रख पाते हैं, ये उनके पास लिए चुनौती है। यादव ने भी उनका साथ छोड़ा है, मुसलमानों ने भी उनका साथ छोड़ा है। तो परिवार के अंदर रोहिणी की बगावत या रोहिणी का इमोशनल पोस्ट जितना नुकसान उनके राजनीतिक जीवन को नहीं पहुंचाएगा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान MY समीकरण के टूटने से दिख रहा है। और MY समीकरण के टूटने की एक बड़ी वजह नेता और कार्यकर्ता और तेजस्वी के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियां मानी जाती है, और उसमें संजय यादव की बड़ी भूमिका रही है। कई सीनियर विधायक भी मिलने जाते थे, पदाधिकारी, तो संजय यादव डायरेक्ट तेजस्वी से मिलने नहीं देते थे। बोलिए ना क्या बात है, हम बात कर लेंगे। तो ये जो नेता और कार्यकर्ता और के बीच का जो मतलब ये एक गैप बना ना, बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना। तेजस्वी समझ नहीं पाए कि संजय गांधी और ये जो डॉन है माफिया, वो आखिर किस तरीके की साजिश रच रहा है। वो कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश का शिकार भी तेजस्वी हुआ है। और इस शिकार में अब तो बात यहाँ तक आने लगी है कि कई सीटों पर बीजेपी के कहने पर आरजेडी को टिकट दिलवाया गया है। कई ऐसी सीटें हैं। अब तो चर्चा यहाँ तक होने लगी है, चर्चा यहाँ तक होने लगी है कि लैंड फॉर जॉब के मामले में कहीं कहीं आश्वस्त किया गया है कि तेजस्वी आपको राहत मिल जानी चाहिए। चर्चा तो यहाँ तक होने लगी है, बात यहीं तक नहीं है। और भी कई तरह की चर्चाएं हैं, जो चर्चाएं कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को, मतलब जो राजनीतिक प्रोसेस है उस प्रोसेस को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में तेजस्वी के सामने दोहरी चुनौती है। वो अखिलेश बन सकते हैं, लेकिन अखिलेश का जो तेवर और अखिलेश का जो क्लेवर था ना, वो तेजस्वी में कभी नहीं दिखा है। और यही एक बात है जो तेजस्वी को कमज़ोर करता है। यही एक बात है कि तेजस्वी को लालू के कह सकते हैं कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी लोग यह कह सकते हैं कि असहज है कि इनसे संभल पाएगा कि नहीं पाएगा। 2010 के दौर में लालू यादव ने तो अपनी पार्टी को, फिर नीतीश ने उनको संभाल दिया, लेकिन ये दौर बहुत कठिन दौर है, क्योंकि वो क्षमता नहीं है न शारीरिक तौर पर न मानसिक तौर पर तेजस्वी के अंदर कि वो फिर से कम बैक करे। लेकिन परिस्थिति में सब लोग बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे हैं, परिस्थिति उनके प्रतिकूल है। उम्मीद की जाती है कि कहीं न कहीं वो कम बैक कर सकते हैं। एक जनता 1 करोड़ से अधिक वोट उन्होंने लाया है। इस प्रदेश की जनता का उनको एक बड़ा समर्थन भी मिला है, तो उस समर्थन के सहारे कम बैक वो कर सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस से उनका रिश्ता रहा पूरे चुनाव के दौरान, जो रिश्ता सहनी से रहा है, उन रिश्तों का भी एक इफेक्ट उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा। और इफेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि वो ऐसा लगा ही नहीं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 2025 का विधानसभा वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कभी दिखा ही नहीं। बस कांग्रेस पर दबाव बनाते रहे कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। बस लग रहा था जैसे इन्हीं के घोषणा से वो शपथ ग्रहण ले लेंगे। कहीं सीरियस नहीं दिखे तेजस्वी, और टिकट वितरण में तो कदापि नहीं। उनको लगा कि हम जिसको टिकट दे देंगे वो जीत जाएंगे। और ये लहर है, उस लहर को भी उन्होंने नहीं, उस लहर को भी उन्होंने न समझा, न देखा, न उसको महसूस किया। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ठीक यूपी की तरह बिहार में भी जैसे मुलायम सिंह परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको लेकर जो एक दौर में संघर्ष हुआ था, कमोबेश लालू परिवार भी आज उसी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। हालांकि मुलायम सिंह यादव
भाई पुत्र मोह में नहीं, भाई के मोह में थोड़ा असहज रहे, यहाँ तो लालू तेजस्वी के साथ खड़ा है। ऐसे में तेजस्वी किस तरीके से कम बैक करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये कह रहे हैं कि अब आप सुन लीजिए, पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है और पार्टी के बाहर के लोग जो बोलेंगे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।